सॉल्व करने हैं। रटने से बात नहीं बनेगी कि आप 2 दिन पहले किताब खोल के बैठे या नोट्स खोल के बैठे, चाहे वो हमारे ही नोट्स क्यों ना हो, तो दिक्कत होगी। क्योंकि पहले डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते थे, अभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हो गए असर्शन और रीजनिंग की वजह से। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आपका आता ही है, सीटेट पहले से ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछता है, अभी और ज्यादा हो गई हैं चीजें, तो रटने से बात बन नहीं पाएगी। ठीक है जी, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर जाएंगे। और अगर हम बात करें, ये क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ जब कल पहला चैप्टर डिस्कस करूंगी, वो यूट्यूब पे भी जाएगा कल भी, फिर उसके बाद आपकी क्लासेस बिल्कुल अलग, तो मैं आपको दिखाऊंगी भी कि क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं पेपर में। ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए आप तैयारी कर रहे हैं, पता ही नहीं किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। ये टफ लगता है टॉपिक, ये टॉपिक नहीं बेसिकली। अगर हम इसकी बात करें आपकी, हाँ पियाजे-वाइगोत्स्की, कुछ टफ लगेगा नहीं, जैसे आप पढ़ते जाएंगे चीजें कनेक्ट होती जाएंगी, मैं सारी चीजें कनेक्ट करके ही डिस्कस करती हूँ। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है मैम पियाजे-वाइगोत्स्की में, उसी तरह से पढ़ेंगे। एक तो एक एक प्रॉपर तरीके से इस तरह से पढ़ते हैं, जल्दबाजी में नहीं पढ़ते हैं कि दिक्कत हो। क्योंकि अगर मैं ये मान के चलती हूँ कि अगर आप बैच में आ रहे हैं, इसका मतलब आपको ऑलरेडी ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत ज्यादा है। ठीक, हर दिन एक क्लास आप ले रहे हैं, तो वो लर्निंग ग्रेजुअल जिसको हम बोलते हैं, धीरे धीरे होती है। तो उतना टाइम आपको मिलता है कि एक टॉपिक को आप पढ़ लें एक क्लास में, फिर उसको दिमाग में समाहित कर लें। जल्दीबाजी नहीं है कि 1 घंटे की मैराथन क्लास नहीं देखनी आपको, मतलब एक ही मैराथन क्लास नहीं देखनी है 6 घंटे की, है ना। तो इसलिए एक टाइम फिक्स है कि भाई हम 1-1.5 घंटे की क्लास ले रहे हैं, क्योंकि जितना दिमाग एब्जॉर्ब कर पाए एक टाइम में उतना भी तो पढ़ना है। तो बात हो गई पियाजे-वाइगोत्स्की की। अब 6 से 5 टॉपिक शुरुआत की हमने बात कर ली, और बहुत महत्वपूर्ण है, 10-12 नंबर के ये 5 टॉपिक आ जाते हैं। बाकी सब में ये आपके 6 टॉपिक हैं बचे हुए 1-1 नंबर के। चलिए डिस्कस करते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये भी टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है, अगर आप इसको इनडायरेक्टली देखने लग जाएंगे ना, हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी में ये आपको मिल जाएगा। और ऐसा भी हुआ है एट टाइम्स कि जब 3-4 नंबर का ये अकेला टॉपिक भी आया है, हालांकि हम आपको इसको 1 नंबर ही मान के चलना है, लेकिन बहुत छोटा सा टॉपिक है। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, बच्चे को ध्यान में रख करके शिक्षा दी जा रही है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का संप्रत्यय। बुद्धि है क्या? कई लोग बुद्धि आईक्यू को मानते हैं कि भाई आईक्यू ज्यादा है तो मतलब बुद्धिमान है व्यक्ति, है ना। बुद्धि को अलग अलग तरह से कैसे देखा जा सकता है, इंटेलिजेंस है क्या, इस पर चर्चा करेंगे। फिर इंटेलिजेंस की एक इंपॉर्टेंट थियरी है, आईक्यू का कॉन्सेप्ट कहां से आया, किसने दिया, ये सारी बातें करेंगे। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, या जिसको हम मल्टीपल इंटेलिजेंस कह देते हैं, बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया, 1 नंबर फिक्स है, आता ही है। ठीक, और असर्शन और रीजनिंग का बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहां से। लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा एवं विचार, भाषा पहले आई कि विचार पहले आया, ये सारी बातें हम करेंगे, ये भी 1 नंबर का टॉपिक है आपका। फिर आता है 10th टॉपिक, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। हालांकि जेंडर में आपके डेवलपमेंट के साथ ही डिस्कस कर देती हूँ, मतलब उसके जस्ट बाद, क्योंकि जेंडर और सोशलाइजेशन समझने में आसान रहते हैं। एक साथ दिमाग में जैसे चीजें आपके टिक पाए वैसे डिस्कशन किया जाता है ना। और ये पिछले 8 सालों से मैं सीटेट में ही डिस्कशन कर रही हूँ। इतने सारे लर्नर्स 143, 143, 141, इस तरह के मार्क्स लेकर के आए हैं, तो वो एक एक्सपीरियंस से आइडिया लग जाता है कि कहाँ पर किस तरह से कौन से टॉपिक को किसके साथ पढ़ाना है या नहीं। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, लिंग एक सामाजिक संरचना के रूप में। जेंडर और सेक्स कैसे डिफरेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी आता है ना। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है 1 नंबर का। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये और आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ये चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये दोनों मिलकर के कई सारे नंबर इनडायरेक्टली आपको दिलवा देते हैं। ये दोनों बेस हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हुआ आपका, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन हुआ, इंक्लूसिव एजुकेशन हुआ, ये सब आपको मदद देते हैं बाकी सब्जेक्ट की पेडागोजी से भी डील करने के लिए। स्कूल बेस्ड असेसमेंट एंड सीसीई, इस पे क्वेश्चन आता ही है 1 नंबर का, तो कम से कम। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इस बार भी आया हुआ है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, अब असेसमेंट क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, सिलेबस कैसे अलग है करिकुलम से, ये सब बातें इसमें होंगी। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट यहाँ 12 टॉपिक में खत्म हो जाती है, 15 नंबर। फिर आते हैं आपके 5 नंबर, जिसको हम सेक्शन 2 या यूनिट 2 कह सकते हैं। और ये 5 नंबर आपका एक ही टॉपिक कह लीजिए आप इसको, या एक टॉपिक ही है बेसिकली, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो सेक्शन 2 या यूनिट 2, समझते हैं कहानी क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड, या फिर CWSN कह देते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स भी इसमें आएंगे। नॉर्मल बच्चा, गिफ्टेड बच्चा, हर तरह के बच्चे के बारे में यहाँ पे बात होगी। समावेशी शिक्षा 5 नंबर का टॉपिक है, 3-4 सब टॉपिक्स हैं इसके अंदर, उनको देख लेते हैं, फटाफट से देखेंगे। एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज्ड एंड डेप्राइव्ड चिल्ड्रन, यानी विभिन्न परिस्थितियों से आने वाले बच्चे, विभिन्न पर्यावरण से आने वाले बच्चे। डाइवर्स मतलब विभिन्नताएं हैं। एक बच्चा है जो जिसके घर में पंजाबी बोली जा रही है, दूसरा बच्चा है जिसके घर में कोई और खाना खाया जा रहा है, किसी और की आर्थिक स्थिति किसी और तरह की है, नहीं, विभिन्नता है, डाइवर्सिटी है। तो और विभिन्नता में क्या और भी क्या आएगा, विभिन्नता आएगी तो
डिसएडवांटेजेस वाले भी बच्चे आएंगे, यानी डिसएडवांटेज चिल्ड्रन भी आएंगे, जिनको हम कहते हैं अलाभान्वित, जो किसी भी आधार पे पीछे रह गए हैं या उनको लाभ समाज में उस तरह से मिल नहीं पाया है, चाहे सोशल स्वीकृति यानी सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिली है, सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली है, या फिर रिसोर्सेज यानी संसाधन उतने नहीं मिले हैं। तो इन बच्चों के बारे में भी चर्चा की जाएगी। वंचित समूह एवं विभिन्नताओं वाले बच्चे, इनको सीखने में ज्यादा डिफिकल्टी होगी, उनको कैसे इंक्लूड करना है ये बात आएगी इसमें। एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज, जो लर्निंग डिफिकल्टीज या लर्निंग इंपेयरमेंट, अधिगम और क्षमताएं हैं, डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, डिस्मॉर्फिया है ना, आपके जितने भी लर्निंग डिफिकल्टीज जिनको हम कह देते हैं, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं कहेंगे बट न्यूरोलॉजिकल वायरिंग उस तरह की उस बच्चे की जिसकी वजह से डिसलेक्सिया है या फिर डिस्ग्रेफिया है, तो ये सारी ही डिसेबिलिटीज पे भी हम बात करेंगे। एड्रेसिंग विद टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स, वो बच्चे जो टैलेंटेड हैं, किसी भी एक क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्रिएटिव हैं, कुछ नया करते हैं, या स्पेशली एबल्ड हैं। एक बच्चा है जो व्हील चेयर पे आता है, लेकिन वो उसको हम क्या कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो कुछ कर नहीं सकता है, हम कह रहे हैं वो स्पेशली एबल्ड है, कुछ अलग तरह से करेगा। इसका एग्जाम्पल अभी हमने पैरा ओलंपिक्स में देखा। ठीक, तो प्रतिभाशाली बच्चा भी एक बच्चा है, गिफ्टेड है, आईक्यू भी बहुत ज्यादा है और बहुत दिशाओं में उसका दिमाग चलता है। एक बच्चा टैलेंटेड है, किसी एक क्षेत्र में बहुत अच्छा है। तो ये सारी बातें मिलकर के इंक्लूसिव एजुकेशन के 5 नंबर बनाती हैं। फिर आता है यूनिट 3। यूनिट 3 किसकी बात करेगा भाई, 10 नंबर का है ये, और इससे पहले की दोनों यूनिट अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं तो यूनिट 3 में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती, एकदम लड्डू सी लगती है यूनिट 3। और वैसे ही अगर आप सिलेबस के फर्स्ट चैप्टर से मन लगा करके पढ़ाई करते रहें, इंटरेस्टिंग बनाने का काम मेरा है ना, दिमाग में बैठ अपने आप जाएंगी चीजें, बस आप क्लास अटेंड करने आइए टाइम पे, अपना जो भी बैच लिया है, जो भी टाइमिंग है, और उसके बाद नोट्स आपको मिल ही रहे हैं। जस्ट आप दिमाग में अगर चीजें जाने भी देंगे तो चीजें भूलेंगे नहीं आसानी से, इतनी गारंटी है। ठीक है ना। डिटेल नोट्स आपको नोट्स के सेक्शन में करियर विल पे, और ये सिलेबस भी वही मिल जाएगा आज। इवन जिन्होंने एनरोल नहीं किया, सिलेबस की पीडीएफ वो भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, कि बाई चांस आप नहीं एनरोल कर पा रहे हैं बैच में, तो ये टॉपिक सर्च कर करके यूट्यूब पे मैंने कराए हुए हैं, थोड़ा सा पुराने होंगे लेकिन मिल जाएंगे, या खुद से अगर किसी बुक से पढ़ रहे हैं तो। लेकिन ये सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए, ऐसा नहीं है आप फालतू की कोई भी थियरी करे जा रहे हैं, किसी ने कह दिया ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा पढ़े जा रहे हैं। इस सिलेबस के बाहर कुछ और नहीं पढ़ना है। कितने दिन में सिलेबस हो जाएगा, पेपर से तो काफी पहले हो ही जाएगा, और दिन का हिसाब तो खैर अभी क्या ही लगाएं, इसमें हो जाती है आपकी 50 क्लास तक भी हो जाती है एट टाइम्स, 40 से 50 क्लास, 40 क्लास तो आप मान के ही चलिए, तो अब 40 दिन मान लीजिए, है ना। तो अब वही है, उसमें सैटरडे संडे भी आएंगे, तो पेपर से 10-15 दिन पहले ही आपका सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाता है, कोई दिक्कत उसमें होती नहीं है। ठीक, चलिएगा, खैर समझते हैं, करा देंगे भाई, अभी सुपर टेट आने तो दो। ठीक, प्रॉपर डिटेल डिस्कशन रहता है। लर्निंग एंड पेडागोजी, ये 3 टॉपिक्स में हमने इसको कर दिया है डिवाइड। वैसे आपको कई सारे छोटे छोटे लिखे हुए मिल जाएंगे आपके जो एक्चुअल सिलेबस है उसमें, बट उन सबको समराइज करके बात, क्योंकि वो कई सारे टॉपिक ऐसे हैं उसमें जो एक ही टॉपिक के अंदर आ जाते हैं। ठीक, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न और वाई चिल्ड्रन फेल, बहुत क्वेश्चन आता है एरर्स पे, कि बच्चों की जो गलतियां हैं, जिनको हम त्रुटियां कहते हैं, वो गलतियों को आपको कैसे देखना है और कैसे डील करना है, बच्चे फेल क्यों होते हैं, और कैसे बच्चे सोचते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनकी समस्या समाधान कैसे करना है, समस्या समाधान होता कैसे है, वो इसी में आ जाएगा। लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी एंड मोटिवेशन, यानी अधिगम एक सोशल एक्टिविटी है, बच्चे ग्रुप में अच्छा सीखते हैं, और अभिप्रेरणा मोटिवेशन अपने आप में 1 नंबर का टॉपिक है, उस पर चर्चा हो जाएगी। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस एंड एरर्स, वही गलतियों की जो हम अभी बात कर रहे थे, यानी त्रुटियों की जब हम बात कर रहे थे, और ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है वैकल्पिक अवधारणाएं। वैकल्पिक अवधारणाएं बोले तो बच्चे अपने तरीके से कुछ चीजें सोचते हैं, अपने तरह, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस कहते हैं हम उनको, कि हो सकता है वो साइंटिफिकली सही ना हो बात, लेकिन उनका नजरिया डिफरेंट हो सकता है चीजों को देखने का। तो ये तो बहुत ही आसान मतलब यूनिट है। इस यूनिट तक पहुंचते पहुंचते तो आप वैसे ही अगर मॉक टेस्ट उठा